समझता है या मेरा दिल समझता है। तो मैंने देखा तालियों तो का बात दिल तक ज्यादा पहुंची, तो मुझे लगा ये लोग आने चाहिए। तो मैंने उसके लिए कोशिश की। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं सबसे पहले आईआईटीज में गया, क्योंकि आईआईटीज देश में मानक हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं। तो एनआईटी में बुलाया गया, एनआईटी के बाद बाकी कॉलेज में बुलाया गया, आईएम में बुलाया गया। तो 2005 के आसपास बड़ा विरोध हुआ। हिंदी कवि सम्मेलन के लगभग पहली कतार के 24 लोगों ने लिख कर दिया संयोजकों को कि कुमार विश्वास आएंगे तो हम नहीं आएंगे। उनको लगता था कि मैं सारे फॉर्मेशन को खराब कर रहा हूं, मैं कॉलर माइक लेके कविता सुना रहा हूं, मैं घूम के कविताएं सुना रहा हूं, मैं बीच में जुमले भी बोल रहा हूं, मैं लड़कों से हंसी मजाक भी कर रहा हूं। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल उस भीड़ को लौटाना था। मैं मंजन नहीं बेच रहा था, मैं अजगर दिखा रहा था। मुझे पता था कि मैं जब तक अजगर नहीं दिखाऊंगा मंजन खरीदने वाली भीड़ नहीं आएगी, क्योंकि भीड़ खत्म हो चुकी थी। भीड़ उस टीए पर थी ही नहीं, जनता वहां थी ही नहीं। तो मेरी कोशिश यही रही। 2009 आते आते 10 आते आते उनको समझ आना शुरू हो गया कि विरोध बेकार है, मान लिया गया है ये प्रयोग। तो उन्होंने भी वही प्रयोग करने शुरू किए। मैं यूट्यूब पर, ऑर्कुट पर, फेसबुक पर सबसे पहले पहुंचने वाला हिंदी का कवि था जिसने इन सारे सरोकारों का सबसे पहले प्रयोग किया। बाद में वो लोग भी आए, निंदा करते हुए आए। उनमें से कुछ प्रशंसक हो गए, कुछ ने स्वीकार कर लिया, कुछ अभी भी तटस्थ खड़े हुए हैं, कुछ विरोध में है। लेकिन मुझे लगता है एक बड़ी जनता, भारत की एक बहुत जनता, देखिए हिंदी माँ का जो परिवार है हिंदुस्तानी जबान का, वो 200 करोड़ लोगों का है। उसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, अप्रवासी भी हैं। जिस माँ के बेटे इतने सारे हों, उसकी रसोई बहुत बड़ी होनी चाहिए। हमारी रसोई बड़ी ओछी है, हमारी रसोई बड़ी छोटी है। हमारा हिंदी का कवि भरत भूषण अग्रवाल पुरस्कार लेता है, क्षमा करें मुझे, ज्ञानपीठ लेता है, अकादमी लेता है, उसकी 5000 प्रतियां नहीं बिकती है। आप ये नहीं कह सकते कि वो लोग खरीद नहीं रहे। लोग अगर चेतन भगत खरीद रहे हैं 20 लाख, तो उन 20 लाख में से आपके 1 लाख कहां गए? लेकिन मैं समझता हूं कि उपन्यास और साहित्य उस विधा में, गद्य की विधा में जो काम चेतन भगत ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, वही कुमार विश्वास ने किया कविता। देखिए चेतन भी क्यों गलत है? आप, मेरा कहना है कि गलत नहीं, मैं कह रहा हूं दोनों ने जमीन तोड़ी, एक नई जमीन। चेतन की भी ये दिक्कत है। हम और चेतन मिलते हैं तो चेतन कहता है कि मुझे लोग उपन्यासकार मानने को तैयार नहीं, अंग्रेजी वाले। मैं कहता हूं मुझे हिंदी वाले कवि मानने को तैयार नहीं। लेकिन हमारी सुविधा ये है, हम बिल्कुल मानते हैं कि हम कवि नहीं हो सकते। चेतन भी मानता है कि वो उपन्यासकार नहीं हो सकता। लेकिन हमारी पूरी मेहनत इस बात की थी कि हम अच्छे कवियों को पाठक दिला सकें, हम अच्छे कवियों को श्रोता दिला सकें। आज अगर वियतनाम में कार्यक्रम होता है, आज अगर टोक्यो में कार्यक्रम होता है, मैं टोक्यो गया था अभी पीछे, पूरा 1-2 हजार का जितना हॉल था पूरा भरा हुआ था। युवा लड़के आए हुए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कावासाकी में जो नौकरी कर रहे हैं वो ड्राइव करके आए थे। तो हो सकता है कि वो जुमलेबाज कुमार विश्वास को सुनने आए हों। लेकिन आने वाले समय में 6 साल बाद अगर ये परंपरा इसी तरह चलती रही तो एक अच्छे कवि को सुनने भी आएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें भगा ही देंगे, वो आएंगे ही नहीं, तो हिंदी को पाठक कहां से मिलेगा? भाषाएं और माताएं बेटों से बड़ी बनती हैं, शामियानों से बड़ी नहीं बनती। एक इसमें मुझे याद आता है कि जब बच्चन जी का इरा आया इस देश में, तो उस वक्त के जो कवि थे, जो परंपरागत कवि थे, उन्होंने बच्चन को भी कवि मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि गवैया है, ये कवि नहीं। फिर जब नीरज का इरा आया और इस देश के हिंदी मानस पर नीरज ने लंबे समय तक राज किया अपनी कविताओं से, तो नीरज पर तो तमाम व्यक्तिगत और अजीब किस्म के आरोप लगाए। लेकिन दोनों ने समय के साथ साबित किया कि दोनों बड़े कवि के रूप में स्थापित हुए। कुमार विश्वास उसी का एक्सटेंशन है। नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे पता नहीं अमिताभ जी। देखिए समय बहुत मानक है। तुलसी जिस समय मानस लिख रहे थे उसी समय केशव भी रामचंद्रिका लिख रहे थे। केशव एक राजा के यहाँ रहते थे और रामचंद्रिका के विमोचन के समय 16 महाजनपदों के राजाओं को वो सोने की जिल्द में भेजी गई थी। आपको पता है कि वो जुझार देव जी के पुत्र के जन्मदिन के ऊपर उसका विमोचन हुआ था। लेकिन आज केशव प्रासंगिक नहीं है। अब मानस कंठ में है। यहां सूरज डूब जाता है तो जोहानिसबर्ग में, सैन फ्रांसिस्को में एक जगह कैसेट बज रही होती है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, और तुलसी जाग रहे होते हैं। तो लोकमानस आपको स्वीकार करेगा और साहित्य मानस आपको मानेगा। मैं इस प्रक्रिया में हूं ही नहीं। मेरा काम केवल अकुलाहट को, बेचैनी को, युग धर्म को गा देने का है। इससे आगे की, मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मैं निराला का वंशधर हूं जिसे कविता लिखने के आरोप में भूखा मारा गया। मैं सौभाग्यशाली आदमी हूं कि मैं नागार्जुन का वंशज हूं जो विषपाई रहे। लेकिन मैं देश का सबसे महंगा कवि हूं, जैसे कि पत्रिकाएं छापते हैं। तो जो जीवन जीने के लिए एक सुकून चाहिए, सफलता के जो मानक है, मेरे पास है। हाँ, मुझे बेचैनी जरूर है कि जो मुझे मिला है इस समाज से, इस युवा पीढ़ी से, उसकी चेतना का जो एहसान है, चाहे वो आंदोलन में आकर हो, चाहे वो कविता में गाकर हो, उसे मैं चुकाता चलूं, उससे मैं उऋण होने की कोशिश करता चलूं। लेकिन लोग कहते हैं कि कुमार विश्वास ने कविता को, जो उसमें एक पवित्रता थी, ये मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कि जो पवित्रता थी उसको तिलांजलि दे दी और उसको रॉक स्टार और डीजे शो की तरह किसी नई चीज में तब्दील कर। देखिए, आलोचकों ने 2 दिक्कत थी नीरज जी के साथ जो उन्होंने किया। मुझे पता था कि वो मेरे साथ क्या कर सकते हैं। 3, 4, 5 तो व्यक्तिगत बातें कर सकते थे कि मद्यप है, शराब है, मैं पीता नहीं, वुमेनाइजर है, दलाली करता है, नेताओं की चमचागिरी करता है, सत्ता से डरता है, सांप्रदायिक है, अश्लील है।
मेरे पूरे काव्य पाठ की आप कहीं भी वीडियो क्लिप देख लीजिए, यूट्यूब पर हैं। मैंने पूरे समय कोशिश की कि मैं सांप्रदायिकता और इन सारे मुद्दों के खिलाफ लड़ता रहूंगा और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपनी कविता प्रस्तुत करूंगा। मेरी कविता की भाषा देख लीजिए, उसमें कहीं कोई छंद दोष हो, उसमें कोई बिंब विधान की गड़बड़ी हो, उसमें कोई भाषाई सौंदर्य की कमी हो। हाँ, अगर मैं जुमला बोलूंगा, अगर मैं ये बात बोलूंगा कि हम तो वो हैं जो पहले चिरकुटों में ढूंढे जाते थे, बॉरकुट में ढूंढे जाते हैं, या मैं समकालीन राजनीति पर टिप्पणी करूंगा कि मनमोहन सिंह जी को सोनिया जी ने प्रधानमंत्री शायद बना तो रखा है लेकिन बता नहीं रखा है, तो और उस पर लोग हंसेंगे, तो मुझे पता है कि मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी अब प्रासंगिक मुद्दे हैं, ये 20 साल बाद खत्म हो जाएंगे। 200 साल बाद स्पेस टैक्सी में अगर कोई युवक अपनी प्रेमिका को लेकर घूम रहा होगा तो वो उससे ना मनमोहन सिंह वाला जुमला डिलीट कर देगा, एडिट कर देगा, और वो उसको सुनवा रहा होगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, क्योंकि वो बादल के ऊपर अपनी स्पेस टैक्सी घुमा रहा होगा, अपनी स्पेस कार घुमा रहा होगा। तो मुझे ये नहीं पता कि जीवित रहना क्या, मैंने कितनी कविता बिगाड़ी, पर मैंने कोशिश की कि 60, 70, 100, 150 लोगों की जो महफिलें हुआ करती थी, कवि सम्मेलन की, कवि गोष्ठी की, उससे मैं IIT खड़गपुर की 5000 की युवा जनता बनाऊं, जिसमें आंध्रा का लड़का भी खड़ा है, उड़ीसा का लड़का भी खड़ा है, और दूसरे देशों से आए हुए लड़के भी हिंदी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि कुमार विश्वास कवि जितने अच्छे हैं उससे बहुत बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग की स्किल को वो करते हैं। 2 बातें हैं इसमें अमिताभ जी, मैं सदा लोगों से कहता हूं, ये सवाल आप ही पूछ सकते हैं। हिंदी चैनलों में इतना विश्लेषणात्मक अध्ययन बहुत कम लोगों का, इसलिए आप पूछ सकते हैं। एक तो बात है कि बाजार के हिसाब से कविता लिखना, और एक है कविता का बाजार तलाश करना, कहां मेरी कविता जा सकती है। मैंने कभी बाजार के हिसाब से कविता नहीं लिखी, मैंने जिंगल के लिए बाजार मैंने कभी जिंगल नहीं लिखा, मेरे पास सब जिंगल लिखने के लिए आए। मैंने अपने एक दोस्त के लिए उसके एड में, जो देश में बहुत मशहूर एड हुआ, उसकी मैंने 2 लाइन जरूर लिखी थी, वो भी दोस्त के लिए लिखी थी, और वो खराब बात नहीं थी, पर आज तक उसका क्रेडिट नहीं लिया, आज तक बताया नहीं। जब वो 2 लाइनें लिखी थी तो भी उससे ये कहा था कि ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने लिखी है, क्योंकि मैं तुमसे पैसा नहीं ले रहा हूं, तुम दोस्त हो इसलिए तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए लिख रहा हूं। और वो बड़ा बच्चे की जबान पर रहा, लोगों ने गाया। मैंने कभी बाजार की कविता नहीं लिखी। हाँ, मैंने कविता का बाजार तलाशा। अगर एक लोकगीत दिल्ली हिलेला और बस्तर हिलेला, या वो हमारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, एक लोकगीत को कोई एक व्यक्ति गाता है, एक महिला गाती है, उस पर एक तीसरी महिला अपने संगीत को लगाती है, और चौथी महिला नाचती है, और 5वीं संभावना सेठ उसे कहीं प्रस्तुत कर 5 लाख रुपया लेती है, तो मेरा यह धर्म बनता है कि मैं हिंदी कविता, जिसके प्रसव में 9 महीने क्या पूरी अस्तित्व की अंतड़ियां हिल गई उस मनुष्य के जिसने भी कहा होगा, जिसने भी वो कविता लिखी होगी। मैंने भी अगर कविता लिखी है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है, तो तय मान के चलिए कि 1 आध बाल्टी आंसू मैंने भी बहाया है, तो मुझे उस 1 आध बाल्टी आंसू का पैसा चाहिए, मुझे उतना बड़ा फोटो चाहिए। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि माननीय मंत्री जी का बड़ा फोटो छपेगा उस पोस्टर पर और मेरा छोटा फोटो छपेगा, और अगर ऐसा हुआ है तो मैंने वो प्रोग्राम छोड़े हैं। मेरे यहाँ से मेल जाती है कि आप चित्र यहाँ लगेगा कुमार विश्वास जी का, रुकेंगे यहाँ, आएंगे, ऐसे क्यों नहीं होना चाहिए। हिंदी की कविता को इस बात के लिए मुझे एहसान ना माने, मुझे धन्यवाद ना दे, पर मेरी आलोचना नहीं करनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि मैं तो अंततः वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं, मैं जाजम बिछा रहा हूं, आकर तो इस पर बड़े पुरोहित बैठेंगे, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति। हिंदी कविता के जो साधक रहे, उनका जो दारिद्र्य रहा, उसको दूर करने की कोशिश करना। देखिए, हिंदी में एक मानक बन गया है हिंदी का दरिद्र दर्शन, मतलब आपको गरीब दिखना बहुत जरूरी है। जैसे नागार्जुन है, निराला है, उन्हें वो बहुत गर्व के साथ याद करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती इस बात पर, लज्जा नहीं आती कि देश आजाद हो गया था और हिंदुस्तानी और हिंदी बेल्ट का एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री था। इलाहाबाद से जीतकर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन इलाहाबाद में अपनी अस्थि का एक एक कण गला देने वाला निराला काशी प्रसाद जायसवाल के बरामदे में विक्षिप्त पड़ा रहे, ये हिंदी का दोष है? किसका दोष है? इस अपराध का बदला कौन लेगा? इस अपराध के लिए कौन किसको दंडित करेगा? मैं सदा ये कहता हूं कि मैं निराला का रक्त पुत्र नहीं हूं, मैं उसका वंश पुत्र हूं, तो मैं तो उन्हीं धन पशुओं से उसका बदला ले रहा हूं। क्या आपने मेरे पूर्वज की कविता नहीं सुनी? वो पूरी कविता सुनाता था आपको, मैं कम कविता सुनाऊंगा आपको, लेकिन आपसे पैसा पूरा लूंगा, आपको देना पड़ेगा। अगर आपको मनोरंजन चाहिए, वो कविता का धर्म चाहिए, तो दारिद्र्य नहीं। मेरा कहना यह कि दुनिया की सारी श्रेष्ठतम कलाएं राजसिकता से पैदा हुई हैं। जो भी ये कहता हो दारिद्र्य से पैदा हुई है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आप तो पढ़े लिखे, आप नाम लीजिए, अंग्रेजी लिटरेचर का नाम लीजिए, आप स्कल्पचर देखिए, आप पेंटिंग्स देखिए, उन्हीं जगहों से निकली है जहां राजसिकता। कलाकार का जो मस्तिष्क और शरीर है वो सुकून में रहना चाहिए, तभी उसकी आत्मा जागेगी, तभी वो अच्छा काम कर पाएगा। और मेरी मुहिम इसी काम में थी, और मुझे लगता है कि हिंदी कवि सम्मेलन मंच के लिए मैंने ये काफी काम कर दिया है और आगे करूंगा। लेकिन एक बात ये भी आती है ना कुमार भाई, के कुमार विश्वास ने कविता को महंगा भी कर दिया। जब आप इतना पैसा लेंगे एक शो का,
तो स्वाभाविक उस शो में सबका प्रवेश नहीं होगा। नहीं, निश्चित रूप से क्यों नहीं होगा। कल और आएंगे नगमों की बेहतर कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। मैं आखिरी व्यक्ति नहीं हूँ। कालो निरवधि विपुला च पृथ्वी, काल की कोई अवधि नहीं है, पृथ्वी का कोई छोर नहीं है। मुझसे बेहतर अब भी लोग हैं और वो आएंगे धीमे धीमे। महंगे का तात्पर्य, कविता का क्या कोई मोल दे सकता है? कविता का क्या कोई उसका प्रतिदान देगा? उसकी महंगाई तो कुछ है ही नहीं। अगर एक बहुत बड़े रहमान साहब बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, 1 करोड़ का कंसर्ट होता है उनका, उसमें 150-200 लोग लगते हैं। मैं भी अमेरिका में था 45 दिन, वहां एक प्रमोटर मेरे शो करा रहा था, एक इवेंट वाला था, वो मुझसे बहुत खुश था क्योंकि वही सोनू निगम जी के शो करा रहा था। सोनू निगम जी की सिम्फनी 45 लोगों की थी और उनका शो भी 2-2.5 घंटे चलता था। मैं केवल 2 लोग गया था, एक मेरे साथ और कवि गया था और मैं गया था जो शुरू में पढ़ता था 25-30 मिनट, और उसके बाद 2 घंटे मैं सुनाता था, 2.5 घंटे माइक लेकर हाथ में, या कॉलर माइक लेकर या स्किन माइक लेकर। वो कहता था कि साहब इसमें तामझाम भी नहीं लगा, इसमें म्यूजिक भी नहीं लगा, इसमें आगे पीछे लड़कियां भी नहीं नाची और मेरे लोगों को आनंद ज्यादा आया। इसमें इमोशन भी गया, ह्यूमैनिटी भी गई, माँ के बारे में बात गई, पिता के बारे में, देश के सरोकार गए, सामाजिक आंदोलनों की भूमिका गई और हमें कैसा भारतीय और मनुष्य बनना चाहिए, हमारी विराट परंपरा का बोध भी गया। तो मुझे लगता है कि इस आलोचना से शायद हिंदी को मुक्त होना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है, सौभाग्य की बात यह है कि मुझसे जो पीछे पीढ़ी आ रही है वो इससे बहुत प्रसन्न है, वो इससे बहुत खुश है। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले अगर किसी का लड़का क्रिकेट खेलता था तो माँ बाप उसको मारते थे कि खेल के क्या करेगा, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। आज किसी का बच्चा क्रिकेट खेलता है तो माँ बाप उसे एकेडमी में छोड़ के आते हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर पैदा हो चुका है। मुझे लगता है कुमार विश्वास को देखकर कम से कम लोग कवि होने पर अपने बच्चे को नहीं डांटेंगे। बच्चे को नहीं डांटेंगे, उनको लगेगा कवि होने पर आप अच्छे पैसे ले सकते हैं, अच्छे से जीवन जी सकते हैं और ये आवश्यक है, पॉपुलर भी हो सकते हैं, आप मानसिकता ले सकते हैं। ये सचिन तेंदुलकर ने, सुनील गावस्कर ने ये मानक स्थापित किए क्रिकेट में कि आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आपको ठीक से रहने का अधिकार है। भाई यहाँ आपको रोकूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम यूं गए और यूं आए, इसके बाद फिर जारी रखेंगे कुमार विश्वास के साथ बातचीत का सिलसिला। और इस बार पूछेंगे सवाल इनके सामाजिक सरोकारों पर, पूछेंगे सवाल आंदोलन पर, भ्रष्टाचार से जुड़ी मुहिम पर। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए समाचार प्लस। देवभूमि में जन्मा एक सितारा, जिसके आदर्श पर चलकर बेटे ने टिहरी को संवारा। फिर आया है एक नौजवान जिसका संकल्प हर हाथ को काम, उसका मकसद है कारोबारियों को देवभूमि का रास्ता दिखाना। कॉर्पोरेट में वो फैक्ट्री मैं लेके आऊंगा जहाँ पे हम दोबारा एक बार फिर से कॉर्पोरेट का निवेश कराएंगे और नई इंडस्ट्रियां लगवाएंगे। जिसने ठाना मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाना, मलिन बस्तियों को उनको मालिकाना हक दिलाया जाएगा। विस्थापन के जख्मों पर मरहम भी है लगाना। टिहरी की तस्वीर को है अब बदल जाना। जो कहेंगे वो है करके दिखाना। इन ब्लॉकों के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। हर हाथ को काम, हर घर में पानी, वापस लाएंगे पहाड़ की जवानी। हमारा युवा खुद रोजगार नहीं, जहाँ दूसरों को रोजगार देने की क्षमता करना चाहिए। गुणा दर गुणा, साकेत बहुगुणा। कांग्रेस को वोट दें, हाथ का साथ दें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुमार भाई, आपकी एक और इधर नई भूमिका देश के सामने आई। जब अन्ना जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे तो कुमार विश्वास के एक नए रूप स्वरूप को देश ने देखा कि जो आदमी अभी तक जिसको हम जानते थे कविता के माध्यम से, वो दूसरे माध्यम से भी सक्रिय हुआ सामाजिक जीवन में। अब अरविंद केजरीवाल, आप उनके मित्र हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखिए, क्या लगता है, क्या चुनौतियां हैं? ये सफर अमिताभ जी शुरू कैसे हुआ? जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो 10 के आसपास, 2010 के दिसंबर के आसपास हम लोग बातें किया करते थे। अरविंद मेरे दोस्त हैं पुराने और मनीष तो मेरे बचपन के दोस्त हैं। हम लोग पहली क्लास से साथ पढ़े, एक ही कस्बे में पैदा हुए। हमारे विवाह, बच्चे सब हमने एक दूसरे के पास से सब काम देखे हैं, कंधे से कंधा मिला रहा है। मेरे जो 1-2 दोस्त हैं दुनिया में अपने, उनमें से एक मनीष है। तो ये लोग काम करते रहते थे। तो 2011 में जब अन्ना बैठने वाले थे तो चिंता ही सबसे पहले हुई कि जंतर मंतर पर लोग कैसे आएंगे। तो इन लोगों के पास और हमारे कुल के पास अकेला मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो युवकों में जाकर अपील कर सकता था। तो अन्ना ने, मैंने और मनीष ने मिलकर एक विजय चौक पर खड़े होकर एक छोटी सी वीडियो बनाई 9 मिनट की, जो हमने लोड की इंटरनेट पर कि आप लोग आइए, युवकों से खासतौर पर अपील की। कॉलेजों में हम लोग गए,
जिन कॉलेजों में मैं उस समय कुछ पैसे लेके जाता था, तब भी अच्छे पैसे होते थे, उनमें यूं ही गए अपील करने के लिए, अरविंद गए, मैं गया, मनीष गए कि आप लोग आइएगा। यहां से इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ। तब तक तो मुझे लगता था कि चलिए मेरे दोस्तों का एक आंदोलन है और देश से भ्रष्टाचार थोड़ा कम होगा, सहायता कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा और चुनौतियां आनी शुरू हुई और राज सत्ता ने इसको दमन के उसमें ले लिया कि नहीं हम निपटा के मानेंगे, नहीं, तो अपने भीतर का जो स्वाभिमान था वो और प्रबल होकर बड़ा हो गया। तो मैंने जीवन में पहली बार सामाजिक क्षेत्र का विरोध देखा। अब तक तो मैं कवियों में और साहित्य में विरोध देख रहा था, अब मैंने उन लोगों का विरोध देखा